अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन और टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब हमारे पास इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि मोमेंटम है क्या, इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली किसी भी चीज़ का जो या कोई भी बॉडी है जो मूव कर रही है तो उसका कोई ना कोई मास तो होगा, और वो मूव कर रही है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। तो उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ नोन एज मोमेंटम। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन भी आपके पास क्या है? मोमेंटम है। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ मोशन मास और वेलोसिटी पर ही डिपेंड करती है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ नोन एज मोमेंटम। अब मोमेंटम को डिनोट करते हैं किससे? पी से। ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये पता है, लॉ ये कहता है कि पी मोमेंटम है ना, तो फाइनल मोमेंटम पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम बराबर होता है इनिशियल मोमेंटम के। यानी जब दो चीज़ें टकराती हैं तो टकराने से पहले जो उनका मोमेंटम होता है, टकराने के बाद भी उनका टोटल मोमेंटम क्या होता है? सेम होता है, या कंजर्व रहता है, या कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको तो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब हम ऐसा करते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से कंजर्व रहता है। कोई एग्जांपल्स देखते हैं डेली लाइफ, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हों। तो ये नीचे एप्लीकेशंस दी हुई है, यही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी आपके साथ आज। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो है एप्लीकेशन वो एक्सप्लोजन से रिलेटेड है, यानी जब धमाका होता है तो किस तरह से धमाके से पहले और धमाके के बाद का मोमेंटम कैसे सेम होता है, कैसे मोमेंटम कंजर्व रहता है। पहली एग्जांपल हमारी ये है। ठीक है, एक्सप्लोजन से रिलेटेड है, तो कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, इन एक्सप्लोजन केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉम्ब। एक्सप्लोजन से पहले यानी क्या होता है जी, ये कोई भी बॉम्ब, ठीक है, पड़ा हुआ है ये, और इसके अंदर जो है अभी इस वक्त केमिकल एनर्जी मौजूद है। अच्छा, बॉम्ब मूव कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या कहेंगे? इसकी वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो, क्योंकि बॉम्ब किस में है? रेस्ट में है। ये चीज़ हो गई। तो हम ये कहेंगे कि एक्सप्लोजन से पहले बॉम्ब के अंदर क्या स्टोर होता है? केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। अब जैसे ही ये बॉम्ब फटेगा ना, तो अब जब इसने मतलब बॉम्ब जब फटेगा तो क्या होगा? इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी, ये कुछ इस तरह वाला केस होगा ना, बॉम्ब जब फटता है तो क्या होता है जी, डिफरेंट। अब देखिए, मैंने तो 2 पीसेस बनाए हैं या 2 फ्रेगमेंट्स बनाए हैं। आपकी बुक में भी क्योंकि 2 ही लिए गए थे, इस वजह से बाकी आपको पता है कि जब इसने यहाँ पे एक्सप्लोजन होनी है तो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ये टूटेगा, और कोई किस डायरेक्शन में जा रहा होगा और कोई किस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन हमने कोई से 2 ले लिए जो दोनों किस डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट और राइट। ठीक है, एक का नाम दे दिया ए का और एक को नाम दे दिया बी का। ये फटा तो 2 टुकड़ों में समझ लें, इसके 2 टुकड़े हुए। ठीक है, एक ए है और एक क्या है? बी है। अच्छा, फटने से पहले इसके पास केमिकल एनर्जी इसके अंदर स्टोर थी। जैसे एक्सप्लोजन हुई, धमाके के बाद क्या हुआ? वो जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्यों आती है? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है ना, हरकत की वजह से। तो ये दोनों, ये इस तरफ हरकत कर रहा है और ये उस तरफ कर रहा है, तो दोनों के अंदर केमिकल की जगह कौन सी एनर्जी अब आ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ कहेंगे कि एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल से काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ तक क्लियर हो गई? ये पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ था, होप से क्लियर हो गया होगा आपको। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अब इन एक्सप्लोजन केमिकल एनर्जी स्टोर इन द बॉम्ब इज ट्रांसफॉर्म इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रेगमेंट्स। के एक्सप्लोजन से जब धमाका होता है उससे पहले इसमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है बॉम्ब में, वो ट्रांसफ़र हो जाती है या ट्रांसफॉर्म हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। किसकी काइनेटिक एनर्जी में? टुकड़ों की, यानी फ्रेगमेंट्स की। ठीक है, अच्छा, अब 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो मैं यहाँ से आपको साथ बताती भी हूँ। पहला पॉइंट ये है कि बिफोर एक्सप्लोजन, धमाके से पहले जो है क्या था, ये बॉम्ब रेस्ट में था ना, तो इस बॉम्ब का मास कैपिटल M है। ठीक है, कैपिटल M, और इसकी वेलोसिटी V से लिखी हुई है। ठीक है, V से डिनोट की है। इज़ जनरली एट रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज़ 0। धमाके से पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी और इसका मास क्या है? कैपिटल M। अब आफ्टर एंड ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, धमाके के बाद या धमाके के दौरान, ऑब्जेक्ट्स फ्लाई अवे। आपको पता है ना, इसने फटना है और ये इसके पार्टिकल्स इधर उधर क्या करेंगे जी? फ्लाई अवे, यानी उड़ते हुए जाएंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मुख्तलिफ सिमतों में विद डिफरेंट स्पीड्स। और हर एक पार्टिकल की स्पीड भी क्या होगी जी? डिफरेंट होगी। मतलब डिफरेंट स्पीड्स के साथ ये डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे।
तो अब हम ऐसा करते हैं, कंसिडर करते हैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। एक बॉम्ब है जो फटता है दो फ्रेगमेंट्स में, ए और बी विद मासेस m1 एंड m2। एक बॉम्ब है जो फट जाता है जी, दो फ्रेगमेंट्स उसके हमने ले लिए ए और बी, और उन दोनों के मैसेस m1 और m2 हैं, और बॉम्ब का मैस कितना था, कैपिटल M, ठीक है। और फ्रेगमेंट्स को देखें छोटे m से डिनोट किया हुआ है, स्मॉल m1 और m2। मूविंग विद वेलोसिटीज़ v1 एंड v2। तो ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v1 और v2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। जैसे ये आपके पास फ्रेगमेंट्स आए हैं यहाँ पर, तो ये v1 वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, और ये v1 वेलोसिटी से लेफ़्ट साइड, और ये v1 वेलोसिटी से राइट साइड जा रहा है, ठीक है। तो v1 v2 वेलोसिटी से ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड मूव कर रहे हैं। तो इनकी वेलोसिटीज़ हम कहेंगे कि फटने के बाद यानी कोलिजन के बाद पहले v थी, और उसके बाद एक की v1 और दूसरे की v2 हो गई है, ठीक है। और ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? लॉ तो ये है कि भाई इसका फटने से पहले जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम क्या होता है, इसके मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम आ जाएगा। इसका फटने से पहले जो मोमेंटम है, फटने के बाद भी आप जब इनके पार्टिकल्स को सम करो तो टोटल मोमेंटम, जो इनिशियल टोटल मोमेंटम था, वही आपका फाइनल टोटल मोमेंटम आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको निकाल कर देख लेंगे पहले। मतलब ये लॉ ये है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर आना चाहिए। तो पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मैस इनटू वेलोसिटी। यानी मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो मैस इसका कैपिटल M है, और वेलोसिटी क्या थी, 0। फटने से पहले वेलोसिटी क्या थी, 0, तो 0। तो मैस कुछ भी हो, इसका मैस 10 कर लें, 20 कर लें, ठीक है, जो भी इसका मैस है, 15 यहाँ पे आप कर लें बेशक, ठीक है। इसका जो भी मैस है आप वो ले लें और उसको 0 से मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0। यानी इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। ये समझ आ गई आपको कि फटने से पहले उस बॉम्ब का मोमेंटम क्या था, 0। अब लॉ ये कहता है कि अगर पहले 0 है ना, तो वो एक्सप्लोजन के बाद भी 0 ही होना चाहिए। तो अब बाद वाला भी देख लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि लॉ तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और ऐसा होता भी है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम जो है हमारे पास, जारी बात है दोनों टुकड़ों के मोमेंटम्स को ऐड करेंगे तो फाइनल मोमेंटम पता चलेगा ना। तो ये इसका मोमेंटम PA और इसका मोमेंटम PB, ठीक है। पार्टिकल A का मोमेंटम PA है और पार्टिकल B का मोमेंटम PB है। अब क्या होगा, पहले PA निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें इसकी, m1 v1, तो ये आ गया इसका मोमेंटम इस वाले फ्रेगमेंट का। और PB इसका कैसे निकलेगा, m2 मल्टीप्लाई बाय v2, तो इसका मोमेंटम क्या आएगा, m2 v2। और टोटल मोमेंटम कैसे आएगा, इन दोनों के मोमेंटम्स को ऐड करके। तो मैंने तो इन दोनों के मोमेंटम, इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, नेगेटिव साइन इसलिए आया है कि डायरेक्शन क्या है, ज़रा डायरेक्शन देखिए, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, इसलिए मैं यहाँ पर कह रही थी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है जी, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो बस प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो बाकी हमने इन दोनों को माइनस कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र इस वजह से भी आ रहा है कि जो आपके पास मोमेंटम है ना, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स है ना, जब बॉम्ब इनमें फटता है पार्टिकल्स में या फ्रेगमेंट्स में, तो ये जिस स्पीड के साथ या जिस मोमेंटम के साथ इस तरफ जाएगा ना, सेम उसी मोमेंटम के साथ, उसी मैग्नीट्यूड के साथ ही उस तरफ जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ फ़र्क आएगा किसका, डायरेक्शन का। तो यानी जो m1 v1 का मैग्नीट्यूड है ना, समझ लो 15 है, तो m2 v2 का भी 15 ही होगा। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूँ, ठीक है, तो ये प्लस का 15 और ये माइनस का 15, तो ये प्लस का 15 है और ये माइनस का 15 है, प्लस माइनस माइनस हुआ है, ठीक है। तो प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा, 0। तो आपका फाइनल मोमेंटम क्या आया है, 0। तो आप देखिए ज़रा, इनिशियल मोमेंटम 0 और फाइनल मोमेंटम भी क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है। जो इनिशियल मोमेंटम आया था एक्सप्लोजन के बाद, फाइनल मोमेंटम भी वही आया है। तो हम यहाँ लिख देंगे, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन इज 0, सो मोमेंटम इज कंजर्व। कि मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। होप से आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो है एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दी हुई है, कैनन एक्सप्लोजन आल्सो फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जब एक कैनन कहते हैं तोप को, ठीक है, जब एक तोप से आपके पास क्या होता है, एक बॉल या कैनन बॉल को फायर किया जाता है इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास डायग्राम दी हुई है बुक में। ये आपके पास क्या है जी, कैनन है, और ये ना आपके पास ये आई थिंक सो 5
किलोग्राम की जो है बॉल है और 100 किलोग्राम की कैनन, ठीक है। अच्छा, ये कैनन है, तोप से जब इस गोले को फायर किया जाता है तो फायर करने से पहले जो इसका मोमेंटम होता है, फायर करने के बाद इसका मोमेंटम सेम रहता है, पहले का और बाद का मोमेंटम सेम रहता है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। या इसमें हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखना है कि किस तरह से मोमेंटम सेम रहता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। लेट मास ऑफ कैनन इज़ कैपिटल M, ठीक है। उस तोप का मास कितना है, ठीक है। तोप बड़ी है ना, तो उसका मास आपने कैपिटल M ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो है ना, इसका मास आपने कैपिटल M से डिनोट कर देना है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी जो है ना, कैनन है ना, तो V कैनन का पहला लफ्ज़ यानी C लिख लेना, V कैनन, ठीक है। तो मास उसका कैपिटल M है और उस कैनन की वेलोसिटी क्या है, VC, ठीक है। और अब दूसरी का ले लेते हैं, कैनन के अंदर क्या है जी, कैनन बॉल है, यानी बॉल है, तो हम कहेंगे उसका मास, बॉल छोटी होती है ना, उसका मास स्मॉल m ले लें और इसकी वेलोसिटी क्या ले लें, बॉल का पहला लफ्ज़ b ले लें, VB, ठीक हो गया। कैनन की वेलोसिटी VC, बॉल की वेलोसिटी VB। अब ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें इसमें यही देखना है कि फायर करने से पहले और बाद का मोमेंटम सेम रहता है। अच्छा, इसको आप गन के केस में भी ले सकते हो, मतलब गन में भी बिल्कुल यही होता है कि गन के अंदर बुलेट पड़ी हुई होती है और बुलेट जब तक गन के अंदर है वो पहले का उसका मोमेंटम ले लेंगे और जब हम उसको फायर कर देंगे तो बाद का मोमेंटम सेम होता है। जिस तरह मैं ये समझा रही हूँ ना, बिल्कुल यही चीज़ गन और बुलेट के केस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर अप्लाई करें तो हमें पता है इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। तो टोटल मोमेंटम, मैं इनिशियल मोमेंटम पहले निकाल लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि कैनन भी रेस्ट पे है और कैनन के अंदर बॉल भी रेस्ट पे है। अभी हमने उसमें से जो वो बॉल है उसको नहीं फायर किया है, नहीं बाहर निकाला है, तो हम कहेंगे कि दोनों रेस्ट पे हैं। तो दोनों की वेलोसिटी VC और VB क्या हो गई, ज़ीरो ना। उस बॉल की भी, ये जो बॉल है जो कैनन के अंदर है उसकी भी और कैनन की भी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो दोनों की वेलोसिटी 0 0 पुट कर दें। आपको पता है मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम कैसे आएगा, दोनों के मोमेंटम्स को ऐड करके। ये मोमेंटम किसका है, उसका कैनन का, ठीक है। कैपिटल M कैनन का मास और VC कैनन की वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी कैनन का मोमेंटम और उसमें ऐड कर दें बॉल का मोमेंटम फायर से पहले, ठीक है, M इंटू VB, ठीक है। तो मास जो है बॉल का और VB बॉल की वेलोसिटी, तो इन दोनों को ऐड करना है। अब मुझे बताएं VC की वैल्यू और VB की वैल्यू क्या होगी, दोनों रेस्ट पे हैं तो दोनों की वैल्यू क्या पुट कर दें, 0। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0, ठीक है। तो आपका इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया है, 0। बुक में आपके पास ना जो कैनन है उसका मास उन्होंने 100 दिया हुआ है, ठीक है, 100 दिया हुआ है, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। और जो बॉल है उसका मास उन्होंने 5 दिया हुआ है, तो बस मैंने मास की जगह वैल्यूज़ पुट कर दी, 100 और इस मास की जगह 5। बाकी वेलोसिटीज़ दोनों की 0 0 थी, 100 ज़ीरोज़ आर 0, 5 ज़ीरोज़ आर 0, 0 को 0 में ऐड करें 0 ही आएगा। तो इनिशियल मोमेंटम आपका क्या है, 0। अब इनिशियल मोमेंटम इज़ 0 बिकॉज नथिंग इज़ मूविंग, कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, इनिशियल मोमेंटम 0 है। अब ऐसे करते हैं, फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम को देख लेते हैं। टोटल फाइनल मोमेंटम आपको पता है कैसे आएगा, दोनों के मोमेंटम्स को दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये जो बॉल है ये अब कैनन के अंदर नहीं है, ये इससे निकल चुकी है, फायर हो चुकी है। आपको पता है जैसे ही कैनन से बॉल निकलती है ना बाहर, कैनन बॉल, तो बॉल आगे की तरफ जाती है विद वेलोसिटी VB और जो कैनन है वो रिकॉइल करती है थोड़ा सा। जैसे गन में से आप बुलेट को फायर करते हो तो बुलेट आगे जाती है और आपको पता है गन थोड़ा सा पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, इसी तरह ये कैनन भी रिकॉइल करेगी पीछे की तरफ, तो कैनन की भी इस बार वेलोसिटी होगी यानी 0 नहीं होगी, और बॉल आगे की तरफ जाएगी तो बॉल की भी वेलोसिटी होगी, वो 0 नहीं होगी। तो इसलिए इस बार हम वेलोसिटी देखें, ऊपर हमने वेलोसिटी 0 ली थी, अभी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो क्या करते हैं, पहले हम ना इस कैनन के लिए काम करते हैं। कैनन का मास कितना था, 100, और कैनन की वेलोसिटी हम खुद से ले लेते हैं। देखें कैनन जो रिकॉइल करेगी ना पीछे की तरफ, वो तो इतनी स्पीड से थोड़ी करेगी, वो बिल्कुल उसकी स्पीड हम कम ले लेते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बॉल बड़ी स्पीड के साथ आगे जाएगी, जबकि कैनन उसी स्पीड से पीछे नहीं जाएगी, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, इसलिए मैंने 2 ले ली है, ठीक है। तो मैथ तो मैंने वही रखा जो बुक में दिया हुआ था 100, और वेलोसिटी हमने कितनी रख ली 2, 100 2s आर 200, तो इस कैनन का मोमेंटम कितना आ गया 200, ठीक हो गया। अब
जो है वो बॉल है वो आगे जाएगी तो आपको पता है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होगी, वो बॉल बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे जाएगी, लेकिन उस बॉल का मैस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कैनन। आप देखें बॉल का मैस उन्होंने कितना दिया हुआ है, ऐसे तो 5 दिया हुआ है, ठीक है। खैर यहाँ पे हम जो है बॉल का मैस कितना कर लेते हैं, अगर बहुत कम है हम कह देंगे जी बॉल का मैस कितना है, 2 है, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी है। लेकिन देखें उसकी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो हम उसकी स्पीड ऊपर 2 रखी थी, कैनन की स्पीड बहुत कम थी तो 2 थी, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हम 100 रख लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा है तो 100 कर लें, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 आ गया। ये रफ वर्क है, ठीक है, ऐसे रफ में मैं आपको खुद से समझा रही हूँ कि क्या हो रहा है। कैनन का मैस बहुत ज़्यादा है, आप देखें कैनन का मैस बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। तो जब मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आ रहा है 200, ठीक है। अच्छा बॉल का मैस बहुत कम है लेकिन बॉल की वेलोसिटी तो ज़्यादा है ना, तो दोबारा से इसका भी 200 आ जाता है। फ़र्ज़ करें इसका जितना ज़्यादा है ना तो वो ज़्यादा ये है, इसका जो कम है वो कम ये है, मतलब ये है कि ये दोनों बराबर हो जाते हैं। कैनन के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा बॉल की मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो, वही आंसर आएगा। तो यही कहेंगे ना हम, मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मोमेंटम, मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोमेंटम। तो कैनन के का पीछे जाने का यानी रिकॉइल करने का जो मोमेंटम आया है और बॉल के आगे जाने का मोमेंटम है वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है। बॉल जितनी मोमेंटम के साथ आगे जाएगी कैनन उतने ही मोमेंटम के साथ पीछे आएगी। आपके जहन में ये सवाल होगा कि यार बॉल का मैस तो बहुत कम है जबकि कैनन का मैस बहुत ज़्यादा है, तो फिर इस सवाल का जवाब क्या है, कैनन की स्पीड बहुत कम है फिर, और बॉल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वो कवर हो जाता है, ठीक है। जितना मोमेंटम से वो पीछे जाएगी कैनन उतने ही मोमेंटम से बॉल आगे जाएगी। तो समझ आ गई यहाँ तक कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन फिर यहाँ पे डिफरेंट क्या है, बात वही आ गई क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ डिफरेंस आएगा डायरेक्शन का। तो आप ज़रा देखें बॉल इस डायरेक्शन में आगे जाएगी और ये जो है कैनन है ये पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, तो डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। अगर दोनों का मोमेंटम सेम भी आया है, 200 भी आया, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट ना, तो एक 200 प्लस का होगा तो दूसरे के साथ हम माइनस लगा देंगे डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो बस अब फाइनल मोमेंटम कैसे निकाल लेते हैं, ये मोमेंटम आ गया किसका, कैनन का, MVC प्लस, और मोमेंटम आ गया बॉल का, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बॉल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में थे दोनों इस वजह से, ठीक है। तो अब प्लस माइनस माइनस, अच्छा अब ये दोनों कट के 0 क्यों हो गए, क्योंकि ये भी 200 था और ये भी क्या था, 200 था। तो प्लस 200 माइनस 200 आंसर क्या आता है, 0। तो फाइनल मोमेंटम भी आपके पास क्या आया, 0। पे हम कह देंगे कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर आ गया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने क्या कर लिया जी, इसमें अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में मैंने वही चीज़ लिख ली है कि आफ्टर एक्सप्लोजन जो है धमाके के बाद इनसाइड द कैनन, कैनन के अंदर द कैनन बॉल विल शॉट फॉरवर्ड, कैनन बॉल जो है वो आगे की तरफ जाएगी एट वेरी फास्ट स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ये वाली बात, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। वाइल कैनन इटसेल्फ रिकॉइल्स, जबकि कैनन खुद जो है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी विद मच स्लोअर स्पीड, लेकिन इसके पीछे जाने की स्पीड बहुत कम होगी, बहुत कम है। तो वो मैंने जो है इसके पीछे जाने की स्पीड 2 ली थी, ठीक है ना, इस तरह। तो बहुत कम है इसके पीछे जाने की स्पीड, क्यों कम है, क्योंकि इसका मैस बहुत ज़्यादा है, कैनन का मैस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी रिकॉइल यानी पीछे होने की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। जबकि इसका मैस बहुत कम है तो ये बहुत स्पीड के साथ आगे जाएगी, इसकी स्पीड ज़्यादा है, मैस कम है, इसका मैस ज़्यादा है, स्पीड कम है, तो फिर से इनका मोमेंटम क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। सो सम ऑफ फाइनल मोमेंटम, लेकिन जब हमने फाइनल मोमेंटम में इन दोनों के मोमेंटम्स का सम लिया ना तो आल्सो एंड अप टू 0, तो आंसर 0 आया। फाइनल मोमेंटम क्या आया, 0। तो इनिशियल मोमेंटम भी 0 था, फाइनल मोमेंटम भी 0 था, हम कहेंगे मोमेंटम इज कंजर्व। तो कैनन के केस में भी मोमेंटम क्या होता है आपके पास, कंजर्व होता है। सो ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स अगर आप यहाँ से देखें, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जी, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम में वो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूछते हैं, इसके अलावा वो एप्लीकेशन लाजमी पूछ लेते हैं। एप्लीकेशन ज़्यादातर तो वो ये वाली पूछते हैं, ये एक्सप्लोजन वाली, ठीक है। ये एक्सप्लोजन वाली एग्जांपल बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसके अलावा जो है इसको भी काफ़ी डिटेल के साथ बताया गया, तो आप ये वाली एग्जांपल भी कर लें, कैनन वाली भी। खैर ये जो एग्जांपल्स हैं इनको मैं आपको बुक से ही करवा दूँगी, ठीक है, यहाँ पर। और खैर क्योंकि हमने इन एग्जांपल्स को डिटेल में समझ लिया है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। अभी इनको देख लेते हैं हम। थर्ड एग्जांपल है रॉकेट्स एंड जेट इंजन्स। अब रॉकेट्स वगैरह को भी अगर आप देखें या जेट इंजन्स वगैरह को, रॉकेट क्या होता है, रॉकेट्स में आपको पता है बहुत सारी गैसेज होती हैं,
और वो रॉकेट के अंदर मौजूद होती हैं। जब वो गैसेस बहुत हाई स्पीड के साथ बाहर की तरफ ऐसे निकलती हैं तो रॉकेट एज अ रिज़ल्ट जो है, मतलब एक्शन के तौर पे वो अगर बाहर की तरफ निकलती हैं तो उसका रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो वो फिर रॉकेट उसी हाई स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जाता है। गैसेस अगर बाहर की तरफ निकलेंगी तो रॉकेट ऊपर की तरफ फिर आगे मूव करेगा, तो एक्शन रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो खैर इसको अब देखते हैं डिटेल में। रॉकेट्स वगैरह भी जो होते हैं ये वर्क करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, इन पे भी मोमेंटम का लॉ लग रहा होता है। इन दीज मशीन्स हॉट गैसेस प्रोड्यूस बर्निंग अ फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम। कह रहे हैं कि इन रॉकेट्स वगैरह के अंदर ना बहुत सारी गैसेस होती हैं और वो बहुत हाई मोमेंटम के साथ बाहर की तरफ आती हैं। बहुत हाई मोमेंटम के साथ वो बाहर की तरफ आती हैं, तो फिर उसके नतीजे में उनका बाहर आना एक्शन है, तो उसके रिएक्शन में क्या होता है, मशीन जो है वो गेन इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। वो बहुत हाई मोमेंटम के साथ गैसेस बाहर आई हैं ना, तो उसके नतीजे में वो जो रॉकेट है या वो जो भी मशीन है, जेट इंजन है, जो भी है, उसको बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, मोमेंटम मिल जाता है। उतना ही मोमेंटम मिल जाता है जितने मोमेंटम के साथ वो गैसेस बाहर आई हैं, जिसके नतीजे में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। दिस इनेबल्स देम टू मूव वेरी हाई वेलोसिटी। यही वजह है कि वो बहुत हाई वेलोसिटीज़ के साथ मूव करते हैं। अब कैसे होता है यहाँ से देख लेते हैं जी। क्या होता है रॉकेट्स के केस में, इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलेगा, रॉकेट का मोमेंटम PR रॉकेट का मोमेंटम है इनिशियल, और PG गैस का मोमेंटम है। आपको पता है ना रॉकेट्स के केस में क्या होगा, यहाँ पे सिंपली हमारे पास जो है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इस तरह से ऐसे रॉकेट ऊपर जा रहा है, ठीक है, हम ये कह देंगे कि रॉकेट ऐसे ऊपर जा रहा है अगर, ठीक है, तो यहाँ से पहले जाने से पहले इसके अंदर क्या थी, अंदर क्या थी, इसकी गैसेस थी, और रॉकेट खुद भी अभी गया तो नहीं है ना, गैसेस अगर अंदर मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि गैसेस भी रेस्ट पे हैं और रॉकेट खुद भी रेस्ट पे है। तो मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो रॉकेट का मोमेंटम कैसे आएगा, रॉकेट का मास कैपिटल M और रॉकेट की वेलोसिटी होगी VR, रॉकेट की वेलोसिटी, ठीक है। और जो गैसेस हैं उनका मास स्मॉल m लिख दें और गैसेस की वेलोसिटी VG कर लें। अच्छा, दोनों रेस्ट पे है ना, तो वेलोसिटी रॉकेट भी रेस्ट पे है तो उसकी ज़ीरो, गैसेस भी रेस्ट पे हैं क्योंकि अंदर मौजूद हैं और रेस्ट पे हैं तो उनकी वेलोसिटी भी ज़ीरो। तो जब मास ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गए, मास भी ज़ीरो से, तो ओवरऑल इनिशियल मोमेंटम आपके पास कितना आ जाता है, ज़ीरो। अब फाइनल मोमेंटम कैसे आता है, अब ऐसे करते हैं जी, क्या होगा, ये गैसेस जो है रश आउट यानी बाहर की तरफ आएंगी विद वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, यानी ये बाहर आएंगी और बहुत ज़्यादा इनका मोमेंटम होगा, इनके बाहर आने का मोमेंटम क्या होगा, बहुत ज़्यादा। इसके नतीजे में ये तो इन्होंने किया एक्शन, गैसेस बाहर आई तो क्या हुआ, एक्शन। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन भी तो होगा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो रिएक्शन में ये रॉकेट उतने ही मोमेंटम के साथ, उतने ही जितना मोमेंटम यहाँ है ना निकलने का गैसेस के, उतने ही हाई मोमेंटम के साथ ये ऊपर की तरफ रॉकेट जाएगा, मूव करेगा। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, यानी मोमेंटम गैसेस का बराबर होगा मोमेंटम किसके, रॉकेट के, दोनों का मोमेंटम बराबर होगा। तो डिफरेंस किस में आएगा, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व करते हैं तो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस साइन आ जाएगा। आगे ये समझ। और अगर मुझे टोटल फाइनल मोमेंटम निकालना है तो मैं गैस और रॉकेट के मोमेंटम को क्या करूँगी, ऐड करूँगी ना, तो मैं PG में ऐड करूँगी PR को। अब PR के साथ तो माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बिल्कुल यही किया है मैंने। और फिर क्या हो जाएगा, PG प्लस माइनस माइनस PR दोनों कट के, तो हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम है P वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। फाइनल मोमेंटम क्या आ जाता है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि जो है आप देख लें डायरेक्शन ऑपोजिट की वजह से कट जाते हैं। यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि ये PR फाइनल मोमेंटम है रॉकेट का, PG फाइनल मोमेंटम है गैसेस का। इसको खोल दें MV आ जाएगा, इसको भी ओपन करें तो MV आ जाएगा। G गैस को ज़ाहिर कर रहा है, R रॉकेट्स को। अच्छा, इसके साथ माइनस साइन हमने लगा दिया क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों बराबर थे ना मैग्नीट्यूड में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस है तो दोनों कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है और मोमेंटम क्या है, कॉन्सर्व है रॉकेट के केस में भी। तो ये हो गया आपके पास एक एग्जाम्पल। अब ऐसे करते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी हुई है नेक्स्ट किसकी, कराटे प्लेयर्स की दी हुई है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि, अच्छा इंग्लिश ये लिख लेनी है आप लोगों ने ये रॉकेट्स के केस में, ठीक है, जो मैंने पढ़ाई है इतनी सी। कराटे प्लेयर्स में क्या होता है कि ये क्या करते हैं जी, कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स। ये टाइल्स जो है ऊपर नीचे ऐसे रखी हुई होती है ना, तो उनको ये ना ब्रेक कर लेते हैं हाथ के साथ विद अ सिंगल ब्लो, बिकॉज ही स्ट्राइक्स द पाइल विद वेरी फास्ट, ठीक है, हैंड वेरी फास्ट। अच्छा मैं इसको बताती हूँ क्या सीन है जी।
यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास ना कराटे प्लेयर्स क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे टाइल्स पड़ी हुई होती हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे ना बहुत सारी टाइल्स पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। क्या होता है कि इन टाइल्स को ना कराटे प्लेयर्स ने क्या करना है, इनको ब्रेक करना है, इनको तोड़ना है, लेकिन एक ही बार वो आके हाथ से इसको यानी हिट करेगा और इनको टूट जाना है। तो अब ये कैसे होता है और क्यों होता है जी? होता ये है ना कि आपको पता है हैंड का मोमेंटम PH से डिनोट कर लेते हैं और वो मैस और वेलोसिटी होता है। मोमेंटम किसके बराबर होता है? मैस और वेलोसिटी के। हाथ का मैस तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, हमें बहुत हाई मोमेंटम चाहिए इनको तोड़ने के लिए। मोमेंटम कैसा चाहिए? बहुत हाई चाहिए। मोमेंटम हाई कब होगा? जब इन दोनों में से एक चीज़ हाई होगी, तभी तो ये टूटेंगी ना। तो क्या होगा, मुझे हाई मोमेंटम चाहिए अपने हैंड का तोड़ने के लिए, तो क्या करूँगी मैं? मैस तो हाथ का थोड़ी बढ़ा सकती हूँ, तो क्या बढ़ा दूँगी? वेलोसिटी। इसका मतलब बहुत हाई स्पीड के साथ आप जब अपने हाथ को लेकर आते हैं, या वो कराटे प्लेयर्स अपने हाथ को लेकर आते हैं वेरी हाई स्पीड के साथ, तो स्पीड बढ़ने से मैच स्पीड का जब प्रोडक्ट लेंगे तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत हाई मोमेंटम के साथ वो हिट करते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स जो है इन पर आकर लगती है, बहुत कम टाइम में फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है, टाइम बहुत कम होता है इस पर, और जिसके नतीजे में बहुत जो है हैवी फोर्स की वजह से ये टाइल्स क्या हो जाती हैं? ये ब्रेक हो जाती हैं। क्या होता है, जब हाथ हम लेकर आते हैं, इस पे आके हिट करते हैं, तो उस हाथ का मोमेंटम हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया होता है। मोमेंटम कैसे इंक्रीज़ किया होता है? स्पीड बढ़ाकर हाथ की, बहुत स्पीड के साथ, बहुत तेज़ वेलोसिटी के साथ हाथ को आकर जब हम इस पर हिट करवाएंगे तो ये टाइल्स जो हैं ये ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। तो हम ये कह देंगे कि मोमेंटम जो है हिट करने के बाद, ठीक है, जो है और पहले जो है ये सेम रहता है। ये कैसे सेम रहता है? इसके लिए हम ये कर लेते हैं ना, हैंड का मैस M कर लें, कैपिटल M, और वेलोसिटी हैंड की VH कर लें, और मैस ऑफ टाइल्स आप स्मॉल m कर दें और टाइल्स की वेलोसिटी VT कर लें, ठीक है। अच्छा, हाथ का मैस तो बहुत कम होगा, ठीक है, हाथ का मैस अगर कम है तो उसको हम कर लेंगे 2, और वेलोसिटी हाथ की, अभी मैंने आपको बताया वेलोसिटी हमें बहुत तेज़ करनी होती है, तो हम हाथ की वेलोसिटी 50 कर देते हैं, 50 मीटर पर सेकंड की, बहुत तेज़ी से हाथ को ला रहे हैं। तो अब मोमेंटम कैसे आएगा हैंड का? 2 मल्टीप्लाई बाय 50, तो हैंड का मोमेंटम कितना आ जाएगा? 100। इनिशियल मोमेंटम हैंड का कितना आएगा? 100। अच्छा, टाइल्स का मोमेंटम कितना होगा? टाइल्स तो रेस्ट पे हैं, तो टाइल्स की वेलोसिटी क्या होगी? 0। टाइल्स की वेलोसिटी 0 है, लेकिन टाइल्स का मास कितना है? टाइल्स का मास ज़्यादा है। देखो हैंड का मैस 2 था और टाइल्स का मैस कितना हो जाएगा? 50। तो टाइल्स का मैस ज़्यादा है, उसका मैस, हैंड का मैस कम है। तो यहाँ पे हम इनको कर लेते हैं, मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो हैंड का मोमेंटम आ गया 100। इनिशियल बात हो रही है, ठीक है। और टाइल्स का मोमेंटम देख लें, टाइल्स का मैस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेलोसिटी टाइल्स की क्या है? क्योंकि वो रेस्ट पे पड़ी हुई है, अभी टूटी तो नहीं है ना, तो उनकी वेलोसिटी 0 है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 आ जाएगा। तो 100 प्लस 0 100। इसका मतलब इस बार मोमेंटम इनिशियल 0 नहीं है, 100 है। ये बात हो गई। एक तो इनिशियल मोमेंटम 100 है, और ये मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ किसका है? हाथ का है। टाइल्स तो रेस्ट पे थी। अब क्या होता है, जैसे ही हाथ आके इस पे लगता है तो इन्होंने क्या हो जाना है? टूट जाना है। ये अब रेस्ट पे तो ना रही ना, टाइल्स अब रेस्ट पे तो नहीं है, इनकी वेलोसिटी अब 0 तो नहीं है, लेकिन हाथ की वेलोसिटी ज़रूर 0 हो गई है। हाथ जैसे ही इस पे लगेगा तो हमारा हाथ रुक जाएगा ना, तो हाथ की वेलोसिटी क्या हो गई है? 0। ज़रा हम यहाँ पे कर लेते हैं हैंड की वेलोसिटी। ये हैंड की पहले 50 थी, अब कितनी हो गई? 0। तो हैंड का मोमेंटम 0। तो हैंड का पूरा मोमेंटम पता है किस में कन्वर्ट हो गया? वो टाइल्स के मोमेंटम में कन्वर्ट हो गया। टाइल्स का मैस कितना था? 50 था ना, 50 रख लें, लेकिन टाइल्स की जो वो ब्रेक हुई हैं तो इधर उधर मूव की होंगी ना, तो कुछ वेलोसिटी तो होगी, वो 2 कर लें। 52 आर 100। तो हाथ का पूरा मोमेंटम 0 यानी किस में कन्वर्ट हो गया? टाइल्स की मोमेंटम में। टाइल्स का मोमेंटम बन गया। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम फिर से सेम हो गए। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम हो गए। हम कहेंगे यहाँ पर भी क्या हो रहा है जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यही करते हैं कराटे प्लेयर्स, क्या करते हैं? वो बहुत हाई स्पीड के साथ यानी बहुत हाई मोमेंटम के साथ आके हिट करते हैं, जिसके नतीजे में बहुत कम टाइम में आके हिट करते हैं ना टाइल्स को, जिसके नतीजे में एक हाई किस्म की फोर्स लगती है इन टाइल्स पे, और वो क्या हो जाती हैं? ब्रेक हो जाती हैं। तो जब हम वो हिट कर रहे होते हैं ना, तो उनके हाथ का मोमेंटम होता है इनिशियली, टाइल्स का कोई मोमेंटम नहीं होता, वो 0 होता है ना, क्योंकि उनकी वेलोसिटी 0 होती है। हिट करने के बाद हाथ का मोमेंटम 0 हो जाता है, क्योंकि हाथ रुक जाता है, लेकिन हाथ का पूरा मोमेंटम टाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर अब सिर्फ और सिर्फ टाइल्स का मोमेंटम है, और वो वही है जो हाथ का मोमेंटम था पहले। तो फिर से दोनों क्या हो जाते हैं? हमारे पास मोमेंटम्स सेम हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है।
लास्ट एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, बुक से रीड कर लेते हैं जी। वो क्या है, बैट और बॉल की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, यहाँ से आप देख लें। कंजर्वेशन मोमेंटम इज आल्सो अप्लाइड ऑन बैट एंड बॉल व्हेन बॉल हिट्स ऑन द बैट। जब बॉल हिट करती है आकर बैट पे तो क्या होता है, देयर मस्ट बी सम अमाउंट ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एज देयर वाज बिफोर द कोलिजन। वो क्या कह रहे हैं, हिट करने से पहले क्या होता है, बैट का कोई ना कोई मोमेंटम होगा, क्योंकि बैट की कोई ना कोई मैस और वेलोसिटी है। इसी तरह बॉल अगर आ रही है तो उसका भी कोई ना कोई, हिट करने से पहले की बात करें, उसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा। तो वो इन दोनों के मोमेंटम्स को ऐड करेंगे तो टोटल इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा बैट और बॉल का। अब जैसे ही बॉल आकर बैट को हिट करती है, ठीक है, और नतीजे में बैट भी तो उस बॉल को आगे हिट करता है, ठीक है, तो दोनों का मोमेंटम चेंज हुआ होगा। अगेन हम इनको ऐड करेंगे तो इनका कोई ना कोई मोमेंटम आएगा। अब जो इनका फाइनल मोमेंटम आएगा ना बैट और बॉल को ऐड करने का, वो इनिशियल मोमेंटम जो आपने बैट और बॉल का मोमेंटम ऐड किया था उसके बराबर होगा, और हम यही कहेंगे और बराबर होगा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर वाली एग्जांपल्स में अप्लाई किया है। तो वो मोमेंटम बराबर होगा, हम कहेंगे कि इनिशियल मोमेंटम बॉल और बैट का बराबर है कोलिजन के बाद उनकी फाइनल मोमेंटम के। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा होता है, अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। ये लिखा उन्होंने कि आप उन दोनों के मोमेंटम्स को ऐड करेंगे तो मोमेंटम बॉल और बैट का बिफोर और आफ्टर कोलिजन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। क्योंकि लॉ ये है ना, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस यहाँ पर आपके पास ये एप्लीकेशंस थी, इनमें याद आपने अगर आप करें तो मतलब याद तो खैर नहीं करनी, समझ लिए तो आप खुद से लिख सकते हैं। खैर आपने ये वाली एक एग्जाम्पल कर लेनी है, एक्सप्लेन वाली लाजमी कर लेनी है, और एक ये कैनन वाली, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप करेंगे। इसके अलावा इनको बस एक बार रीड कर लें तो काफ़ी है, ये तीनों एग्जांपल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड कर लें इनको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम करेंगे इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आपने वो वीडियो स्किप नहीं करनी और लाजमी देखनी है, ठीक है, लॉन्ग के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और आज इस वीडियो में हमने किया है इसको बस आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लें, एप्लीकेशंस जो है आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है।